नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं पूजा कविया गोमा। उत्तराखंड में फॉरेस्ट सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, बावजूद इसके जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई और पिछले कुछ दिनों में ही कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। ऐसे में वन विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर जंगल में लगी आग से कैसे वन्यजीव और वनस्पति को बचाया जाए। तो वहीं इस बार विभाग की तैयारी को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगलों में आग लगने की सूचना विभाग को बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब तक आग बुझाने टीम पहुंचती है तब तक काफी देर हो जाती है। ऐसे में आग बुझाने में जन सहभागिता की बहुत जरूरत है। पहले जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीण जंगलों में आग लगने पर उसे बुझाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वहीं अब जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में एक फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और उम्मीद है कि इस साल आग लगने की घटनाओं पर काबू पाया जाएगा। करके पिछले साल ही हम लोगों ने कुछ नए इनोवेटिव शुरू किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था जन सहभागिता। क्योंकि हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी आज की है, बहुत जल्दी हम लोगों को सूचना मिल जाती है कि कहाँ आग लगी है, लेकिन आग बुझाने के लिए जब टीम डिप्लॉय होती है तो कहीं ना कहीं पहुंचने में टाइम लगता है। तो टाइम लगने के जब तक वो पहुंचते हैं तब तक आग विकराल रूप ले लेती है। तो इसलिए रिस्पांस टाइम घटाने के लिए पिछली बार हमने शुरुआत की थी कि हर ग्राम सभा में एक फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में बनाने का निर्णय लिया। योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, जंगलों में आग की घटनाएं अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी, सीजन आएगा, वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी। क्या कुछ पहले से सेफ्टी मेजरमेंट्स तैयार किए गए हैं? कमेटी किस तरह से काम कर रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि धीरे धीरे अभी अप्रैल है और आमतौर पर अप्रैल में अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो आग लगने की घटनाएं बिल्कुल सामने नहीं आती थी। पर अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो बहुत तेजी से अप्रैल से ही आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और कई हेक्टेयर जमीन अभी तक जल चुकी है। अगर वन संपदा जब जलती है, अगर उसमें पेड़ जले तो ठीक है, लेकिन जंगली जानवर, पशु पक्षियों को भी इसमें नुकसान होता है। और इसी को देखते हुए कभी कभी तो ये भी देखने के लिए मिलता है कि आग जंगल से फैलते फैलते गांव तक पहुंच जाती है। तो इसको लेकर जब वन विभाग की बात करें तो वन विभाग हर साल तैयारी की बात करता है। ग्रामीण लोगों से वो लोग अपनी टीम में उनको जोड़ने की बात करते हैं, ग्रामीण लोग मिले रहे, क्योंकि ग्रामीणों को सबसे पहले पता चलता है कि आग कहाँ लग रही है, कैसे उनको बुझाया जाए, पहले से उन्हें पता रहता है। तो ग्रामीणों को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई मेजर जो स्टेप हैं वो लेने पड़ते हैं और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस मेजर स्टेप को कैसे ले रहा है। तो इस समय भी उन्होंने यही कहा है कि हम ग्रामीणों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, मेजर स्टेप ले रहे हैं। साथ ही क्योंकि अब मॉनिटरिंग बहुत तेज हो गई है, सैटेलाइट के थ्रू जो है मॉनिटरिंग की जाती है, सैटेलाइट से पता चल जाता है कि आग कहाँ पर लगी है, कितनी हेक्टेयर में आग लगी है। तो ये सब वन विभाग के सामने रहता है। बावजूद इसके वन विभाग जितना कहता है उससे कई गुना हेक्टेयर, कई हेक्टेयर जो है जमीन हर साल जलती है और इस साल देखते हैं कि स्थिति कैसी रहती है। बिल्कुल योगेश, इस साल देखना होगा। और जहां तक आपने कहा कि ग्रामीणों की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है, अगर वो समय रहते इन्फॉर्म कर दे और अगर उनकी तरफ से भी कोशिश की जाए, इसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि विभाग की तरफ से ग्रामीणों को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रामीणों को कहा जा रहा है उनको कि आप जागरूक रहिए इस पूरे मामले को लेकर। अगर ऐसा कुछ आता है, यहाँ तक कि उनको पैसे भी दिए जाएंगे, कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ऐसी भी जानकारी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, लेकिन एक चैलेंज खड़ा हो जाता है क्योंकि कई जगह ग्रामीण खुद आग लगा देते हैं। लेकिन पहले ये देखा जाता था कि ग्रामीण आग लगाते थे कि नई घास पैदा हो तो वो आग लगाते थे और उस आग को वो फैलने भी नहीं देते थे और बुझाते भी खुद थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा आग लगा दी जाए तो वो बुझाने की तरफ नहीं बढ़ती है। इसकी एक वजह ये मान सकते हैं कि गांव के गांव अब पलायन की वजह से खाली भी हो चुके हैं। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं रह गए। आग लगाने के लिए तो एक व्यक्ति एक चिंगारी से आग लगा सकता है, लेकिन बुझाने के लिए कई लोग चाहिए होते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इस चीज से कैसे निपटा जाए? फिर जो है अब अधिनियम, जो वन संपदा अधिनियम है, वो बहुत ज्यादा कड़क कर दिया गया है और इस वजह से बहुत जल्दी जो है ग्रामीणों के ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं। वन विभाग उन्हें जो है इस चीज को लेकर परेशान करते, तो ग्रामीण इस चीज से भी डरते हैं कि अगर पता चला हमने आग बुझाने के लिए गए और हमने लगाई भी नहीं है, हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया। ये बात भी मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी वजह से भी लोग डर रहे हैं। पर कोशिश विभाग कर रहा है कि अब किसी तरह से लोगों को समझाया जाए, लोगों को रिवॉर्ड दिया जाए। जो 40,000 रुपए की बात भी कही गई है कि 40,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं, तो ये सब करके लोगों को समझाया जा रहा है कि आप आग जो लग रही है आप उसे बुझाइए
वन विभाग आपके साथ रहेगा, विभाग साथ रहेगा, आपके ऊपर कोई भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल आपका तमाम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में पहाड़ी गांव में बड़ी संख्या में पलायन भी हुआ है और इस पलायन की वजह से गांव के गांव खाली हो गए हैं। इसी वजह से दूसरी तरफ बहुत तेजी से अब जंगली जानवरों और आम लोगों के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ही ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर जंगली जानवर द्वारा आम लोगों पर हमला किया गया। ये घटना सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में देखने को मिली। वहीं नाइट कर्फ्यू और बाघों के आतंक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद हमने वहां पर 2 डॉक्टर तैनात किए गए। वन्यजीव और आम लोगों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उसे टालना बहुत जरूरी है। विभाग द्वारा वहां 3 डिवीजन भी कर्मचारी भेज दिए गए हैं, साथ ही पिंजरे भी लगा दिए गए हैं जिससे बाघों को पकड़ा जा सके। खबर हरिद्वार से है जहां पर अवैध खनन करने वाले 2 स्टोन क्रैशरों को प्रशासन ने सीज कर दिया। खनन की अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जिला खान अधिकारी के साथ फेरूपुर और चांदपुर में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मांगंगा स्टोन क्रैशर और पाल स्टोन क्रैशर में अवैध भंडारण पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने दोनों स्टोन क्रैशरों को सीज कर दिया। वहीं उन पर जुर्माना लगाने की तैयारी की गई है। एसडीएम का कहना है कि हरिद्वार में जिलाधिकारी खनन को लेकर सख्त हैं। जिले में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन कल कलेक्ट हुई थी कि कुछ स्टोन क्रशर बुग्गी से और जो उनका परिसर है वहाँ पे इलीगल रूप से माइनिंग कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा एमओ के साथ विजिट किया गया था एज पर डीएम सर इंस्ट्रक्शन। तो देखा गया था कि कुछ लोगों के द्वारा परिसर में इलीगल रूप से माइनिंग किया गया है और कुछ लोगों के द्वारा बुग्गियों से माल लिया जा रहा था। तो उसी क्रम में मांगंगा स्टोन क्रशर और पाल स्टोन क्रशर को इमीडिएटली सीज किया गया और जो एक पेनल्टी है बड़ी मात्रा में वो डीएम सर को उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। और ये क्लियर मैसेज है, इलीगल माइनिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। रुपेश वाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, इलीगल माइनिंग जहां भी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये संदेश विभाग की तरफ से दे दिया गया है। क्या कुछ आगे इस तरह के एक्शन करने की तैयारी में विभाग नजर आ रहा है? देखिए पूजा, यहाँ पर हरिद्वार में जब भी इलीगल माइनिंग की कोई शिकायत यहाँ पर जिलाधिकारी विनय पांडे या उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा को मिलती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। ऐसी ही कुछ शिकायतें यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जिलाधिकारी को भी और उप जिलाधिकारी को दोनों को मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने और जो खनन अधिकारी हैं उन्होंने संयुक्त रूप से छापेमारी की है और चांदपुर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। शिकायत ये मिल रही थी कि जो वहां पर चल रहे स्टोन क्रशर हैं वो अवैध रूप से भंडारण कर रहे हैं, वो उनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति जिला प्रशासन से या अन्य किसी भी अथॉरिटी से नहीं दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 स्टोन क्रशरों को सीज किया है। उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा का साफ साफ कहना यह है कि दोनों स्टोन क्रशरों पर अवैध रूप से भंडारण पाया गया है। जो बुग्गी या अन्य जो वाहन है जिनसे जो अवैध खनिज है वो लेते थे, जिन पर कार्रवाई की गई है। अब उसके बाद जो जितना भी अवैध भंडारण पाया गया है उस पर अधिक से अधिक जुर्माना वसूला जाए, इसकी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने जिलाधिकारी विनय पांडे को भेज दी है। और अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से इन पर क्या कार्रवाई और आगे की जाती है और कितना जुर्माना इन पर लगाया जाता है। जी चलिए ठीक है रुपेश, आप रहिएगा हमारे साथ, बाकी की जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो वहीं हरिद्वार में धोखाधड़ी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खुद को पेटीएम कंपनी का स्टाफ बताकर ये तीनों अलग अलग जगहों से 6,50,000 का स्कैम कर चुके हैं। इन तीनों द्वारा उन दुकानदारों को चूना लगाने का काम किया गया जो कि पैसों के लेन देन के लिए पेटीएम स्कैनर का इस्तेमाल करते थे। खुद को पेटीएम का कर्मचारी बताकर दुकानदार से उसके सिम से अपने फोन में पेटीएम रजिस्टर करने के बाद ये तीनों अभियुक्त दुकानदार के पेटीएम की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर मैनेज नोटिफिकेशन पर सभी नोटिफिकेशन का अलर्ट बंद कर दिया करते थे, जिसके बाद 48 घंटे तक दुकानदार का रजिस्टर्ड पेटीएम नंबर अभियुक्तों के फोन पर चला करता था और इसी तरह से पेटीएम स्कैम को अंजाम दिया करते थे। देहरादून पुलिस को कुछ वक्त से ही इस धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थी। वहीं सीसीटीवी का मुआयना करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये तीनों देहरादून में फिर से स्कैम को अंजाम देने वाले हैं, जिससे पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पेटीएम ठगी का गैंग यहाँ जोधपुर में आया था और 12 तारीख को इन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल सजवान उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज का के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जो 1,40,000 का जो ठगी किया था उस में उनकी अरेस्टिंग भी हमने कर ली है। चलिए, रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, ऑनलाइन ठगी का एक और मामला सामने आया है। पेटीएम का इस्तेमाल करते थे, धोखाधड़ी करते थे दुकानदारों के साथ, व्यापारियों के साथ, किस तरह से खुलासा हुआ इसका? रुपेश, आवाज मिल रही है? बात अब हरिद्वार की, जहां पर प्रेस क्लब में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर अतिथि पहुंचे हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अध्यक्ष महामंत्री समेत पूरे कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। समारोह में शहर के सभी पत्रकार, समाजसेवी और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग मौजूद रहे। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, हरिद्वार प्रेस क्लब का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां पदाधिकारियों के चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा, हरिद्वार प्रेस क्लब के सभी पत्रकार मिशन के तहत पत्रकारिता करते हैं, साथ ही सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हरिद्वार प्रेस क्लब काम करता है और जिस तरीके से सब लोग एकजुट होकर के और एक मिशन पूर्वक जो पत्रकारिता के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और आज भी मैंने देखा कि जो नया चुनाव हुआ है वो बहुत सौहार्दता के साथ सब लोग मिलकर के, जो अन्य भी पत्रकारों के अन्य जो ग्रुप हैं वो भी सब मिलकर के एकजुट होकर के इस प्रेस क्लब का संचालन करते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत है, अच्छा है। तो वहीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में हल्द्वानी के कुशाग्र दुर्गपाल ने ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान हासिल किया। कुशाग्र की सफलता पर उनके परिजन गदगद हैं। उन्होंने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से की है, जबकि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से की है। अपनी इस सफलता पर कुशाग्र काफी खुश नजर आए। उनका मानना है कि अगर कुछ करने की ठान लो तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। कुशाग्र के मुताबिक वो प्रतिदिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते थे। बता दें कि उनके पिता ललित मोहन दुर्गापाल एक व्यवसायी हैं, जबकि मां ललिता दुर्गापाल गृहिणी होने के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी है। साथ ही छात्र की सफलता पर परिजन काफी खुश दिखे। जी बिल्कुल, लगा था, हमें पूरा विश्वास था कि इनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तैयारी इनकी बहुत अच्छी थी। एक तो घोड़ाखाल में इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसके अलावा इन्होंने एसएसबी के लिए 2 जगह से कोचिंग की थी और फुल तैयारी थी इनकी। और थोड़ा सा हमें ये था कि रैंक के लिए कि इतना ऊपर रैंक आएगा ये हमने ज़रूर नहीं सोचा था, बाकी हमें पता था कि इनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। खबर बाजपुर से है, जहां पर दोराहा मार्ग पर एक कार ने 4 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। बता दें कि दोराहा से बाजपुर की और 4 बाइकों पर सवार होकर लोग बाजपुर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के चलते 4 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने कार और बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। इस दौरान बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल हुए, जिसमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीर आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी बाजपुर और दोरा रोड की बात है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कार द्वारा जो है ओवरटेक करने पर 4 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पुलिस पहुंच करके उन्हें बाजपुर सीएचसी में ले गई है, जहां पर एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा सीरियस है, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। 2 लोगों की स्थिति सही है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरिद्वार नगर निगम ने गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक वेंडिंग जोन बनाया है। स्थानीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बिरला घाट और रेडी बेलवाला में बने पिंक वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया। वहीं वेंडिंग जोन में दुकान चलाने वाली महिलाओं से बातचीत भी की गई। निशंक ने अधिकारियों से नई जगहों पर वेंडिंग जोन विकसित करने का निर्देश दिया। सांसद निशंक ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। करीब 2000 महिलाओं को दुकानें आवंटित करने के लिए और भी वेंडिंग जोन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नगर निगम के इस प्रयास से जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के उत्पीड़न से भी रोक लगेगी। पहले आम का भी ठेले लगाते थे तो प्रशासन परेशान करता था, कभी इधर कभी उधर, अस्थिरता रहती थी। अब ये जोन बन करके विधिवत उनको दुकानें मिल रही हैं, वो अपना व्यवसाय कर रही हैं, बहुत खुश हैं। और आपने देखा कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ कूड़ा का ढेर रहता था और आज ये सेल्फी पॉइंट हो गया है। जो भारत सरकार की योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तमाम भारत सरकार के संरक्षण में और राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन कर रही है। तमाम स्ट्रीट वेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।